विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वर्ग में हम लोगों ने प्रोफेसर रोस्टो द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन किया था। रोस्टो द्वारा बताए गए 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था है। आज का मेरा व्याख्यान आत्मस्फूर्ति की अवस्था और उसकी विशेषताओं पर केंद्रित है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती है जो क्रम से एक दूसरे के बाद आती है। इन्हें ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। प्रोफेसर रोस्टो ने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्हीं 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था आत्मस्फूर्ति की अवस्था है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास की आत्मस्फूर्ति अवस्था वास्तव में अविकसित अवस्था और विकास की चरम सीमा के बीच एक मध्यांतर की अवस्था है, जिसमें स्थिर विकास की सभी प्रतिरोधात्मक तत्व पूरी तरह से समाप्त हो चुके होते हैं। विकास की प्रेरक शक्तियां जो अब तक निष्क्रिय बनी हुई थी, सक्रिय हो उठती है और विस्तृत होकर समाज पर हावी होने लगती है तथा विकास समाज की एक सामान्य दिनचर्या का रूप ले लेती है। आत्मस्फूर्ति की अवस्था को प्रोफेसर किंडले बर्गर ने भी अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर किंडले के अनुसार यह प्रगति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें विकास की रुकावटें दूर हो जाती है। विकास की दर को चक्रीय वृद्धि नियमानुसार बढ़ाने के लिए विनियोजन की दर 5% से बढ़कर 10% से भी अधिक हो जाती है। अर्थव्यवस्था कुछ मामलों में आत्मनिर्भर होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था में अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है और विकास अपने आप होने लगता है। इस अवस्था में कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव स्पष्टता दिखाई देने लगता है और निर्माणकारी उद्योगों में तीव्र गति से विकास होता है। साथ ही साथ देश के उत्पादन में काफ़ी तेजी से वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने लगती है और प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होती है। आत्मस्फूर्ति अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला, अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर और स्वयं संचालित हो चुकी होती है। दूसरा, आधारभूत उद्योगों की स्थापना के कारण औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ने लगता है। तीसरा, प्राविधिक विकास और नवप्रवर्तन अर्थव्यवस्था की एक अस्थायी विशेषता बन जाती है। चौथा, कृषि के क्षेत्र में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत 75% से घटकर 40% के लगभग हो जाती है। पाँचवा, विनियोग की दर कुल राष्ट्रीय आय के 5% से बढ़कर 10% या इससे भी अधिक हो जाती है। परिणामतः प्रति व्यक्ति आय में अत्यधिक वृद्धि होती है। छठा, साख व्यवस्था का प्रसार, पूंजी निर्माण में वृद्धि, आयात के स्वरूप में परिवर्तन, निर्यात की नई और अधिक संभावनाओं का विकास एवं विदेशी पूंजी का बड़ी मात्रा में आयात किया जाना इस अवस्था की सामान्य विशेषताओं का रूप ले लेता है। सातवां, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और संस्थागत तत्वों का स्वरूप पूर्णतः बदल जाता है और इसका आर्थिक विकास पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ता है। आठवां, राष्ट्रीय भावना, जो कि आत्मस्फूर्ति की प्रेरक शक्ति है, का विकास हो चुका होता है। इस प्रकार रोस्टो ने आत्मस्फूर्ति अवस्था की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनका विचार है कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था लगभग 2 या 3 दशकों में पूरी हो जाती है। प्रोफेसर रोस्टो के शब्दों में आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम समय में 2 या 3 दशकों में अर्थव्यवस्था का रूप इस प्रकार से परिवर्तित कर देती है कि कम या अधिक रूप में देश का आर्थिक विकास स्वयं संचालित होने लगता है। प्रोफेसर रोस्टो के आत्मस्फूर्ति अवस्था के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है, जो
इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय विनियोग की दर 5% से 10% या इससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा, आत्मस्फूर्ति की अवधि कम से कम होनी चाहिए। और तीसरा, विकास की दर कितनी ही ऊंची क्यों न हो, यदि विकास का स्वरूप स्वयं संचालित नहीं हो पाती है तो आत्मस्फूर्ति की अवस्था नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास की तीसरी अवस्था, जिसे आत्मस्फूर्ति की अवस्था कहते हैं, विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। वस्तुतः यह वह अवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के संक्रमण काल से गुजरकर आधुनिक समाज में प्रवेश करती है। धन्यवाद।